फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल मानंद और आपको अगले 22 मिनट में दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से। एक बार फिर उपचुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। यूपी से लेकर मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी को करारा झटका लगा। इससे पहले बिहार और कर्नाटक उपचुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ था। यूपी में खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर जिन 11 सीटों में बीजेपी गठबंधन का कब्जा था, वहां पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही नसीब हो पाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर कब्जा जमाया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा बरकरार रहा। उनके भाई के पोते तेज प्रताप यादव ने 3,21,000 वोटों से जीत दर्ज की। मैनपुरी और आजमगढ़ से जीतने के बाद मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ी थी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 11 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से एक भी सीट एसपी के पास नहीं थी। रोहनिया से महेंद्र पटेल, सिराथू से वाचस्पति पासी, चरखरी से कप्तान सिंह और ठाकुर द्वारा सीट से नवाब जान खान को जीत मिली। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बलहा, बिजनौर, निगासन और हमीरपुर सीट पर भी जीत दर्ज की है। बलहा से बंशीधर बौद्ध, बिजनौर से रुचि वीरा, निगासन से कृष्ण गोपाल पटेल और हमीरपुर सीट से शिवचरण प्रजापति को जीत हासिल हुई। बीजेपी ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीट नोएडा, लखनऊ पूर्वी की सीट पर जीत दर्ज की है। नोएडा से विमला गौतम और लखनऊ पूर्वी से गोपाल टंडन जीते हैं। तो वहीं पर सहारनपुर नगर सीट से राजीव गुम्बर की जीत। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। हम आभार प्रकट करें जनता का, जनता ने ऐसे वक्त में समाजवादी की मदद की। तो ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में जश्न मना रहे हैं। कई जगहों पर शहरों में एसपी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी की। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी मैजिक और सांप्रदायिक ताकतों को जनता ने करारा जवाब दिया है। पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा और खासतौर से उस क्षेत्र की जनता जहां उपचुनाव हो रहे थे कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर जो तमाचा मारा है और जो भ्रम देश में फैला हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है, भाजपा का लहर चल रही है, उसको तोड़ा है। यूपी में बीजेपी के प्रचार की अगुवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर जो तमाचा मारा है और जो भ्रम देश में फैला हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है, भाजपा का लहर चल रही है, उसको तोड़ा है। यूपी में बीजेपी के प्रचार की अगुवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो जहां गए वहां पर पार्टी जीती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कई जगहों पर उन्हें सभा नहीं करने दी, नहीं तो नतीजे कुछ और ही होते। जहां मैं गया था दोनों जगह हम लोग जीते हैं। नोएडा और लखनऊ दोनों बीजेपी जीती है। चार विधानसभा क्षेत्रों में मेरी सभाएं नहीं होने दी गई थी, बाधाएं खड़ी की गई थी। उपचुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने मोदी सरकार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली सरकार है जिसके 100 दिन के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो गया। ये शायद पहली सरकार है जिसका एंटी इनकम्बेंसी 100 दिनों के अंदर ही शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे से ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि पीएम मोदी का मैजिक खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी अपना दम दिखाकर रहेगी। यह अर्थ निकालना कि मोदी जी की या बीजेपी का समर्थन कम हो रहा है, वेव कम हो रहा है, वो गलत तो साबित होगा। आने दो, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव दिखा देंगे दम। उपचुनाव नतीजे में बीजेपी की हार पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हार स्थानीय नेताओं की वजह से हुई, मोदी के चलते नहीं। रिजल्ट आए हैं, ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। वडोदरा में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रंजनाबेन ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र रावत को 3,29,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त किया। हालांकि यहां पर नरेंद्र मोदी 5,70,000 वोटों से जीते।
पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस ने अच्छी खासी चपत लगा दी। सभी 9 सीटें यहां बीजेपी के खाते में थीं, लेकिन बीजेपी 6 पर ही जीत पाई। बाकी 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी से 3 सीटें हथिया ली हैं। मंगरोल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बाबू भाई ने जीत दर्ज की, तो डीसा में गोवा भाई ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी। इसी तरह से खंबालिया से कांग्रेस उम्मीदवार मेरमण भाई गोरीचा की जीत हुई। गुजरात में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें सभी पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब 6 ही बीजेपी जीत पाई। इनमें आणंद से रोहित पटेल, टंकारा से बावनजी पटेल, तलाजा से शिवाभाई गोहिल जीते हैं। गुजरात में जिन 6 सीटों पर बीजेपी जीती उनमें मणिनगर, मातर और निमखेड़ा भी हैं। मणिनगर से सुरेश पटेल को जीत मिली है, तो मातर से केसरी जी सोलंकी और निमखेड़ा से वाछिया भूरिया को जीत नसीब। गुजरात में बीजेपी को झटका देने के बाद कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो फुस हो गया। लोगों ने अपना गुस्सा मतपेटी में व्यक्त किया है। जो मोदी लहर का एक गुब्बारा चला गया था, वो गुब्बारा में बहुत बड़ा छेद पड़ा है और ये गुब्बारा धरती पर आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। जिन 4 सीटों के नतीजे आए हैं उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, बैर सीट से भजनलाल और नसीराबाद से रामनारायण गुर्जर ने जीत दर्ज की। राजस्थान की 4 में से सिर्फ कोटा दक्षिण सीट पर ही बीजेपी परचम लहरा पाई। यहां से संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की। 4 में से 1 ही सीट बीजेपी को नसीब हो पाई, जबकि पहले ये चारों ही सीटें बीजेपी के पास थी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर कांग्रेसियों ने खूब जश्न भी मनाया है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटी। अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव में बीजेपी की हार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 100 दिन में लोगों को हकीकत का अंदाजा हो गया और अब मोदी लहर का असर खत्म हो गया। 100 दिन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, जो लोगों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट गई हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो जो मोदी वेव थी वो मोदी वेव खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोल दिया है। बसीरहाट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सामित भट्टाचार्य ने जीत हासिल की है, जबकि दूसरी चौरंगी सीट से टीएमसी उम्मीदवार नैना बंदोपाध्याय जीती। विधानसभा उपचुनाव में 2 में से 1 सीट जीतने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। असम की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सिलचर सीट बीजेपी उम्मीदवार दिलीप पाल ने जीती है, जबकि लखीमपुर सीट पर कांग्रेस के राजदीप वाला जीते हैं। जमुनामुख सीट पर एआईयूडीएफ के उम्मीदवार अब्दुल रहीम ने बाजी मारी। आंध्र प्रदेश की एकमात्र नंदीगामा सीट पर टीडीपी उम्मीदवार टी सौम्या ने जीत हासिल की है। त्रिपुरा में सीपीएम उम्मीदवार प्रभात चौधरी जीते, जबकि सिक्किम में निर्दलीय उम्मीदवार आरएन चामलिंग को जीत मिली। तेलंगाना की मेरठ लोकसभा सीट पर टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की है। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार की जीत पर जमकर जश्न मनाया। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच सीटों का झमेला जारी है और दोनों पार्टियों की 25 साल की दोस्ती दांव पर लगी हुई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि 135 सीटें बीजेपी को देना मुमकिन नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आज ट्वीट कर एक बार फिर से शिवसेना का रुख साफ किया। उन्होंने लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटे। मैं चाहता हूं कि गठबंधन बना रहे, लेकिन 135 सीटों की मांग पर बीजेपी न अड़े। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि सीटों को लेकर बीजेपी बेवजह खींचतान न करे। सामना में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हवाले से साफ साफ ये लिखा गया है कि बीजेपी को 135 सीटें देना असंभव है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ें तो जीत नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने 174 सीटों को लेकर चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम आनंदीबेन पटेल भी थी।
अहमदाबाद में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में सीएम का पद संभालने का अनुभव मुझे दिल्ली के कामकाज में मदद कर रहा है। मोदी ने गुजराती में भाषण देते हुए स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। इससे पहले अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर राज्यपाल ओपी कोहली, सीएम आनंदीबेन पटेल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेता पीएम की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। गुलदस्ते देकर पीएम का स्वागत हुआ। दरअसल कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिनकी अगवानी करने के लिए पीएम अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट से साबरमती तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चीनी राष्ट्रपति के लिए साबरमती नदी के किनारे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पार्क में बनाए गए इस खास तंबू के अंदर पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच रात्रि भोज करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती आश्रम भी ले जाया जाएगा। साबरमती आश्रम में भी चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। महात्मा गांधी भी यहां पर विदेशी मेहमानों से मिला करते थे। पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन पर गांधीनगर भी जाएंगे, जहां पर वो अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी का पंचदेव मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केजरीवाल ई रिक्शा चालकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गडकरी से मिलने पहुंचे। गडकरी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा है कि ई रिक्शा पर दिल्ली में प्रतिबंध सरकार की निष्क्रियता के चलते ही लगा है। अगर जल्दी ई रिक्शा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए होते तो आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। जो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही पॉलिसी पैरालिसिस अभी बीजेपी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं 10 दिन में, तो वो 10 दिन तो पहले भी हो सकते थे। तो अभी देखते हैं 10 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में आंदोलन होगा। मदरसों को लेकर दिए गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान का शिवसेना ने समर्थन किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि साक्षी महाराज ने सही कहा है कि मदरसे जिहादी तैयार करने वाले कारखाने बन गए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। इस बयान का समर्थन करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि साक्षी महाराज ने कुछ सत्य कहा है और ये कई दफा साबित भी हो चुका है। रेलवे घूसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फिर समन जारी किया है। उन्हें कोर्ट ने 22 सितंबर को बतौर गवाह पेश होने को कहा है। मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी। रेलवे घूसकांड में बंसल का भांजा मुख्य आरोपी है, जिस पर रेलवे में बड़े पदों पर पोस्टिंग के लिए करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। इसके चलते बंसल को रेल मंत्री की कुर्सी गंवानी भी पड़ी थी और इस केस में वो गवाह है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले मामले की जांच सीबीआई से नहीं होती। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक अर्जी में मांग की गई थी कि जमीन घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि नियमों को ताक पर रखकर रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन से जुड़े लाइसेंसेस हासिल किए। कांग्रेस के प्रवक्ता की लिस्ट से हटाए जाने से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और राशिद अलवी नाराज हो गए हैं। दोनों को कल प्रवक्ता की लिस्ट से हटा दिया गया था। अब मनीष और अलवी का कहना है कि वो कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते रहेंगे। दरअसल कल कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मनीष तिवारी और राशिद अलवी का नाम नहीं था। माकन ने कहा कि जो प्रवक्ता हैं वही पार्टी का विचार रखने के लिए अधिकृत है। कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से हटकर टिप्पणी करने के चलते मनीष तिवारी और राशिद अलवी को प्रवक्ता की लिस्ट से हटा दिया गया। कई मौकों पर इन नेताओं के बयान से पार्टी को किनारा तक करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का कहना था कि मनीष तिवारी और राशिद अलवी पर कोई पाबंदी का आदेश नहीं है। शकील चाहें जो कहें, लेकिन कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सिर्फ पार्टी प्रवक्ता ही मीडिया के समक्ष बोलने के लिए अधिकृत है। कांग्रेस ने वरिष्ठ प्रवक्ताओं में 5 नेताओं को रखा है। वरिष्ठ प्रवक्ताओं की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और पी चिदम्बरम के नाम शामिल हैं। ये सभी यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के आम प्रवक्ताओं में अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यव्रत चतुर्वेदी, पीसी चाको, राज बब्बर, रणदीप सुरजेवाला, रीता बहुगुणा जोशी, संदीप दीक्षित, संजय झा, शकील अहमद, शक्ति सिंह गोहिल और शशि थरूर।
डीयू के छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी सामने आई है। यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों को उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि डूसू के सेक्रेटरी का चुनाव जीतने वाली एबीवीपी कैंडिडेट कनिका शेखावत के चुनावी पोस्टरों में मॉडल नौहिद सायरसी के फोटो का इस्तेमाल किया गया था। कैंपेन के दौरान एबीवीपी ने इन पोस्टरों से शहर को पाट दिया था। कनिका शेखावत चुनाव जीत भी गई। अब पोस्टर का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उधर कनिका शेखावत के पोस्टर देखकर उन्हें वोट देने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं मॉडल नौहिद का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस मामले में कैसे रिएक्ट करें। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन सोमवार को रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुई। वो 7 महीने से जेल में बंद थी। सीता पर राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी आरके अग्रवाल से पैसा लेने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 ट्रेनी जजों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई मामले की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की। श्रीनगर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब काफी हद तक घट गया है, लेकिन चारों तरफ लगे गंदगी के अंबार में से महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है और डल झील के हालात भी बेहद खराब है। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाले सभी पीएसयू की ओर से जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 15 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस रकम का चेक सौंपा। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली से राहत का सामान रवाना किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खाने पीने का सामान, दवाएं और कंबलों से भरे ट्रकों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में करीब 150 बौद्ध भिक्षुओं ने बाढ़ से तबाह कश्मीर की खुशहाली के लिए कामना की। सैलाब में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सुपरफास्ट 100 में एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 में भरत विहार कॉलोनी में एक महिला ने अपनी 5 महीने की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर दी। दिल्ली में बेरोजगारी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। आनंद विहार इलाके में कृष्ण तिवारी नाम के एक लड़के की लाश पेड़ से लटकी मिली। इस मामले में दिल्ली और यूपी पुलिस का संवेदनहीन रवैया देखने को भी मिला। दोनों जगह की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में सरेआम एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। दुकान बंद करके घर लौट रहे कारोबारी पर 3 बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के एक होटल में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली निवासी एक शख्स ने यहां पर अपने 4 साल के बेटे के सामने पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक बाप पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप लगा है। उत्तराखंड के काठद्वार में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सेक्टर 37 में लुटेरों ने 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला किया। वाराणसी के भेलपुर में पुलिस ने एक बिल्डिंग पर छापा मारकर रेव पार्टी में शामिल 8 लड़कों को पकड़ा। जिस इमारत में रेव पार्टी चल रही थी वहां अवैध तरीके से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। राजस्थान के टोंक के अंबेडकर कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई। मुंबई से सटे विरार में एक तालाब में लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आगरा के बरहन में 25 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के मधुबनी में एक रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की छत टूटकर गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला किया। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मार दी गई। एक युवक कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गया। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने दिन दहाड़े जिला सहकारी बैंक पर धावा बोलकर 70 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब के मानसा में रेलवे भर्ती के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने अपने ही एक दरोगा सत्येंद्र सिंह चौहान पर 10,000 का इनाम रख दिया है। साइबर अपराधियों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करके उसमें गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी। पाकिस्तान में लोगों ने पूर्व मंत्री रहमान मलिक को इसलिए विमान से नीचे उतार दिया क्योंकि उनके चलते विमान उड़ने में देरी हुई। 2.5 घंटे की देरी के बाद रहमान मलिक और पीएमएलएन के नेता डॉक्टर रमेश कुमार फ्लाइट पकड़ने पहुंचे थे। रहमान मलिक तो प्लेन से दूर चले गए, लेकिन पीएमएलएन नेता डॉक्टर रमेश कुमार प्लेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर बैठे।